करके तो सब 100% ही आते हैं, लेकिन फिक्स नहीं होता है कि एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करता है। मैं तो भूल गई थी, मैंने रिजल्ट नहीं देखा था। घर में पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। कोई भी शिक्षक अगर 40 मिनट की क्लास ले रहा है तो उसके पीछे कम से कम उसके 40 घंटे की मेहनत होती है। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं धनकोली गांव में, जो कुचामन डिडवाना ज़िले के अंतर्गत आता है। शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह पर उत्सव का महोत्सव जारी है। अलग अलग विद्यालयों में जहां पर जिनके टॉपर्स आए हुए हैं वो अपने बच्चों को प्रतिभा सम्मान समारोह है, अलग अलग जिस तरह से उनका समारोह आयोजित किया जा रहा है, उसी सीरीज़ में मैं आज इस धनकोली गाँव में हूँ, जहाँ पर अतुलनीय, अलीशा और अद्भुत परिणाम ना सिर्फ धनकोली गांव, ना सिर्फ स्कूल, ना ही तहसील और ना ही जिला, बल्कि संपूर्ण राजस्थान की टॉपर है। पूरा नाम है अलीशा खान, पिता का नाम है अयाज खान, गांव पड़ता है धनकोली, जो कुचामन डिडवाना की धरती से बिलोंग करती है। अलीशा खान की पूरी जर्नी के बारे में मैं यहाँ से बातचीत करने वाला हूँ कि अलीशा की इस संघर्ष को सफलता के द्वार तक पहुँचाने के लिए किन किन लोगों का योगदान यहाँ पर रहा है, ये भी चर्चा होगी। आने वाले बच्चे भी जितने जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरह से अंजाम तक पहुंचाएं, आगे की अपनी रणनीति को किस तरह से कामयाब और लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर वो सारी जर्नी अलीशा की मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, और जिस तरह से इसका अध्ययन रहा है, मुझे लगता है कि ये शिक्षा के प्रति इनका प्यार है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़मीन आसमान को बदल देगी, ये चांदनी रात महताब को बदल देगी। तुम किताबों से दिल लगा कर तो देखो, ये तुम्हारे हाथों की लकीरों को बदल देगी। जो कुछ है तुम्हारी मेहनत का नतीजा ही है मुकद्दर तुम्हारा, बाकी सब कुछ नहीं है। जितनी मेहनत करोगे उतना आप प्राप्त करोगे। सबसे पहले तो अलीशा, आपको बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। मेरा प्रश्न यही शुरू होता है कि आपकी संघर्ष भरे जीवन में जब आपने इस संघर्ष को सफलता के द्वार तक पहुंचाया है, आपके इस संघर्ष में किन किन लोगों का योगदान रहा है? मेरे अम्मी और पापा का योगदान है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं इस मुकाम को हासिल कर सकूं। मेरा प्रश्न थोड़ा सा ये बनता है कि जैसे मान लीजिए आपने ये जो टारगेट हासिल किया है, क्या जब आप शुरुआती जीवन में, जब 12th क्लास में आप इंटर हुए थे, आपने ऐसे सोचा था कि मैं 99 क्रॉस कर जाऊंगी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मतलब हम करके तो सब 100% ही आते हैं, लेकिन फिक्स नहीं होता है कि एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करता है और क्या करता है। लेकिन सोचती थी कभी कभी कि क्या पता अच्छे आ जाएं 97 98, पर इतना नहीं सोचा था। जब परिवार के, स्कूल की तरफ से, या आप जब इंटरनेट का ज़माना है तो आप ओपन करते हैं, तो जब सबसे पहला रिएक्शन था वो किस तरह से था? परिवार का माहौल उस समय क्या था कि भाई 99 क्रॉस किए? उस टाइम मैं तो भूल गई थी, मैंने रिज़ल्ट नहीं देखा था, मैं खाना खा रही थी। तो मेरे पापा को तो फ़ोन किया था स्कूल से, और मुझे फ़ोन किया था, मेरे मामा जी ने फ़ोन किया था, तो उन्होंने मुझे रिज़ल्ट बताया था। तो उस टाइम तो बहुत खुश हुए थे सब, और फिर सब आने लग गए मिलने के लिए, क्योंकि कायम खाने में पहली बार आया तो सब इधर उधर से आने लग गए मिलने के लिए, तो सब बहुत खुश थे। बिल्कुल, कायम खानी में पहली बार हुआ। मुस्लिम समुदाय से अलीशा जो है वो बिलोंग करती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में कायम खानी बिरादरी से, सही कह रहा हूँ मैं ना, कायम खानी बिरादरी से अलीशा का नाता रहा है, और इसीलिए कहती है कि कायम खानी समाज में पहली बार हुआ है कि 99.20% अलीशा ने हासिल किया है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी दादी है और मेरी बहन है। वैसे ताऊजीर वो अलग परिवार है, लेकिन हम एक घर में इतने रहते। कितने भाई बहनों? 2 बहनें हैं। 2 बहनें हैं। 2 बहनें हैं परिवार में, इसीलिए कहा जाता है कि आसमान की ऊंचाई तक परवाज कर सकती है, ये खुद के दम पर दुनिया पर राज कर सकती है। कि बेटों की चाह रखने वालों को बताया है अलीशा खान ने कि पीढ़ियां भी बेटियों पर नाज कर सकती है। 2 बहनें हैं, और जो सेकंड बहन है, छोटी बड़ी है? मुझसे बड़ी बहन है, उसका नाम अलवीरा खान है। तो वो भी जिस तरह से आपने प्रतिशत हासिल किए हैं? उसके मेरे जैसे स्ट्रीम थी, आर्ट्स थी, लेकिन वो हिंदी मीडियम से थी, और उसके थे 96.20%। तो अभी वो क्या करते हैं? अभी वो कर रही है बीए और बीएड इंटीग्रेटेड। बीएड इंटीग्रेटेड है। दोनों बहनों की जर्नी के बारे में यहाँ तक जाना कि जब इस तरह से प्रतिशत हासिल करना होता है, क्या ऐसा परिवार का माहौल रहता है, क्या ऐसा स्कूल का माहौल रहता है? कहाँ तक आपने, किस स्थान तक आपने कहाँ कहाँ पर पढ़ाई की, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। स्कूल वाले अपनी तरफ से पूरा पार्ट रोल करते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, और टाइम टाइम पर टेस्ट लेते हैं, प्री बोर्ड लेते हैं, ताकि हमें ढील ना मिले, हम रेगुलर पढ़ सके, कंटिन्यू रहे वो। जिसकी वजह से स्कूल में टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और घर पे आके फिर उसे पढ़ना पड़ता है रात को।
जैसे पूरी जर्नी रहती है अध्ययन के दौरान, तो कई बार ऐसा होता है कि परिवार में ऐसी बाधा पड़ जाती है, भाई उतना हम नहीं पढ़ पाते हैं, स्कूल में ऐसी रहती है, तो कई बार ऐसा हुआ है कभी? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैं तो आराम से पढ़ लेती थी, आराम आराम से पढ़ते क्योंकि घर का काम मुझसे इतना नहीं करवाती मेरी मम्मी, तो उस टाइप से मैं पढ़ लेती थी आराम हैं। से। मम्मी का सपोर्ट रहता है। मम्मी का सब। आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद लॉ करना चाहती हूँ, और लॉ करने के बाद जुडिशरी सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। 10th क्लास तक का आपका अध्ययन कहाँ है? 10th क्लास तक मेरा अध्ययन हमारे गांव की स्कूल एक्सलेंस इंग्लिश स्कूल से रहा है। यहाँ तक मैंने 10th की थी, और ये हमारे परिवार की स्कूल है। उसके बाद में 11th में आर्ट्स लिया मैंने इंग्लिश मीडियम से, और 2 साल पढ़ के फिर मैं वापस आ गई। आपने अभी कहा आर्ट्स लिया, मैं ये जानना चाहता हूँ इतना मल्टी लेयर होने के बाद आपने आर्ट्स को ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे जुडिशरी सर्विसेज में जाना था, मुझे इंटरेस्ट था आर्ट्स में, मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए। साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, नहीं, तो कई 10th में भी नहीं था। 10th में भी साइंस में 3 में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर्सन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसी मुस्लिम बेटियाँ बच्चियाँ होती हैं, उनके पेरेंट्स अक्सर आप देखते हैं वो 8th क्लास में या तो पढ़ते ही नहीं हैं, और जब अगर पढ़ते हैं तो 8th में और 10th में आने के बाद छोड़ देते हैं। अब एक नया संदेश आपके माध्यम से जाएगा, आपको क्या लगता है, आप क्या संदेश उन पेरेंट्स को देना चाह रहे हैं, क्या उन बच्चियों को आप कहना चाहेंगे? बच्चियों को ये कहना चाहूँगी कि जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो चलती रहती है, लेकिन एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी को बिल्ड करती है। आपको इतना वो मजबूत बनाती है कि आप कहीं पे जाकर खड़े हो सको, कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको गलत कह सको, कुछ सही है तो उसको सही कह सको। क्योंकि जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसकी कोई सुनता भी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप बता सको कि ये गलत है, ये सही है, इसलिए एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मनोरंजन के लिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए आप क्या करते थे? एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए टीवी तो बंद कर दी थी एक बार के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले थे। तो मैं जैसे 1 घंटे पढ़ती थी, तो फिर मैं थोड़ी देर गाने सुन लेती थी, बस यही करती थी ज़्यादा। संगीत का शौक है। हाँ। अब मैं थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पर चलता हूँ, मैं एक अलग संदेश आपके माध्यम से उन विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ते हैं लेकिन वो रिजल्ट में तब्दील नहीं कर पाते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं तब वो नहीं आएंगे। जब कोई ये सोचता है कि मुझे 99% लाने हैं और मैं उसके लिए पढ़ूंगी, तो उसके नहीं आएंगे, क्योंकि वो उस नंबर के लिए पढ़ रहा है, वो अपनी एजुकेशन के लिए नहीं पढ़ रहा है, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ रहा है। अगर हम पढ़ते थे तो हम नंबर के लिए कभी नहीं पढ़े। हमारे से रहता था कि बस हमें आना चाहिए, कि अगर पेपर आ रहा है तो उसमें हमें हर क्वेश्चन आना चाहिए। हम नंबर के लिए हम कभी नहीं पढ़े, और सर हमारे बहुत नंबर काट भी लेते थे, ऐसे काट लेते हैं ना, तो हम उस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि हम नंबर के लिए कभी नहीं पढ़े, और जो नंबर के लिए पढ़ता है ना उसके नंबर आते भी नहीं हैं। तो आपका शेड्यूल किस तरह से रहता था अध्ययन के दौरान? मेरा शेड्यूल ये रहता था कि मेरे को सुबह मतलब जल्दी उठ सकती थी मैं, तो मैं अलार्म लगा लेती थी, और जितनी भी बजे उठना चाहूँ उठ सकती थी, 3 बजे 4 बजे। वो पढ़ाई पर डिपेंड करता था कि मुझे कितना पढ़ना है। मतलब पूरी पूरी बुक पढ़नी है तब तो 3-4 घंटे चाहिए, और वैसे नॉर्मल तो 1-2 घंटे थे। यहाँ तक की जर्नी के दौरान अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि आप अपना आदर्श जिसे आप मानते हैं, आदर्श जिसको आप अपना रोल मॉडल कह सकते हैं? रोल मॉडल तो कोई नहीं है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी टीचर है। तो ऐसा तो नहीं है कि पिताजी जब स्कूल से वहाँ स्कूल में आपकी क्लास लग रही है फिर घर आने के बाद पिताजी क्लास लगाते हैं? नहीं नहीं, मेरे पापा ने कभी भी मुझे परसेंटेज के लिए या नंबर के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बस जो है बुक में वो आपको आना चाहिए, इसे लगना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ा है कुछ। तो बस मैं भी बुक ही पढ़ती थी, मैं नोटबुक नहीं पढ़ती थी ज़्यादा, क्योंकि बुक ही है मेन नॉलेज। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें होते हैं इधर के मुद्दे, ये हुआ और वो हुआ, तो मुझे वही अच्छा लगता था, मैं वही पढ़ती थी। इस सारी जर्नी के दौरान, इस सारे संघर्ष के दौरान अगर कोई क्रेडिट आप देना चाहें तो वो किसे जाएगा? मैं क्रेडिट मेरी अम्मी को और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी। एक लास्ट संदेश उन सभी बच्चों के लिए कि क्या किस तरह से वो अपनी स्ट्रेटेजी को अपनाएं ताकि जो बेहतर परिणाम आपने प्राप्त किया है वही परिणाम आने वाले समय में वो बच्चे भी प्राप्त करें। ऐसी रणनीति जो आपकी खास रही उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मेरी रणनीति है कि एक तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ना मैंने स्ट्रेस लिया बिल्कुल भी, और ना टेंशन ली, और नंबर के लिए कभी भी पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई की कि मुझे जो भी है वो आना चाहिए पूरा, ठीक है। और जो टीचर्स कहते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि उनको नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है।
बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने हिसाब से पढ़ते हैं, फिर कि ये पढ़ लेते हैं, ये छोड़ देते हैं। और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, वो वैसे पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि हाँ कि सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, वो बुक है ना, उसमें आपको आना चाहिए सब कुछ। थोड़ा सा एक प्रश्न और पूछता हूँ, माइंड में आ गया है, संगत और सोबत ये कैसी रही? संगत तो मेरी बहुत अच्छी थी। मेरी जो सानिया है, यहाँ पे मेरी बहन है एक, वो हिंदी मीडियम में थी, लेकिन हम साथ में ही जाते थे। तो मेरी हमेशा से, मैं फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक उसके साथ ही पढ़ी हूँ। फिर वहाँ पर एक और सानिया, वो खारिया की, तो वहाँ से उसके साथ रहती थी। तो बस हमारी संगत इतनी थी, ज़्यादा नहीं रहते थे साथ में, 1-2 लोग ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारे साथ में अलीशा खान, जिनसे पूरी बातचीत रही। साधारण सा ये संपूर्ण जो जीवन और जर्नी रही अलीशा की, उसके बारे में बताया किस तरह से अध्ययन करना है, किस तरह से विद्यालय में अपने आप को मैनेज करना है, घर में किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है। ये संपूर्ण बातचीत अलीशा खान के साथ रही। आपको इस बातचीत के बारे में जानकर कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है अलीशा खान की बड़ी बहन, जिनका नाम है अलविरा खान। थोड़ी सी मैं चाह रहा हूं कि यहाँ तक आए हैं तो 2 प्रश्न उनसे भी ले लेते हैं। अलविरा, सबसे पहले तो आपको स्वागत है मीडिया प्रोडक्शन पर। थैंक यू। हम ये जान रहे हैं कि 96.20% आपने पिछले साल प्राप्त किए हैं। आगे की जर्नी आपकी कैसी है? उससे आगे घर में पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है, उसी से फिर मैंने आगे बीएड इंटीग्रेटेड करने की सोची, क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन में जाना था, इसलिए अब मैं बीएड कर रही हूँ 4 साल। तो अभी जो छोटी बहन है उसने भी बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त किया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मुझे बहुत खुशी है, मेरी बहन को इतने अच्छे परसेंट मिले हैं और उसने काफ़ी मेहनत की थी, इसीलिए उसको ये अंक हासिल हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं अलीशा खान के पिताजी अयाज खान। जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया है, बेहतर संस्कार के साथ सभ्य तो बनाया ही है। थोड़ी सी चर्चा करते हैं और मैं आपको बता देता हूं, अयाज खान जो है वो पैसे से एक अध्यापक हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ से जो इंस्पिरेशन मिलती है बच्चियों को वो वहीं से हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बिटिया ने बहुत शानदार परिणाम प्राप्त किया है, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है। अक्सर कहा जाता है कि अध्यापक जो होते हैं वो अपने बच्चों पर प्रेशर बहुत रखते हैं कि नहीं आपको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। क्या आपका भी ऐसा ही था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बच्चों को कभी कितने नंबर आने चाहिए ये कभी बात ही नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि एक तो जो सर पढ़ाते हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी शिक्षक अगर 40 मिनट की क्लास ले रहा है तो उसके पीछे कम से कम उसके 40 घंटे की मेहनत होती है, तब जाकर के वो 40 मिनट पढ़ा पाता है। बिल्कुल। तो सर जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो भी आपके कोर्स में जितने भी मान लो लेसन है वो आप अच्छी तरह पढ़ो, चाहे नंबर कितने आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जीवन में हमेशा सफल रहोगे। मेरा ये पूछना है, जैसे मान लीजिए जब आप विद्यालय से आता है, आने के बाद आपकी मॉनिटरिंग बच्चों पर कैसी थी? नहीं, मैं तो सिर्फ यही ध्यान रखता हूँ कि भाई फालतू इधर उधर नहीं घूमे या घरेलू कामों में नहीं उलझे, क्योंकि बच्चियाँ हैं तो माँ है और है दादी है, तो कोशिश करती है कि बच्चों को कुछ ना कुछ काम दे देते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब तक पढ़ाई करे तब तक पढ़ाई में ही ध्यान होना चाहिए, और पढ़ने के बाद में अगर मन हो बच्चों का तो मान लो कुकिंग है, कुछ भी है, गार्डनिंग है, जो भी बच्चे करना चाहें वो करें। स्कूल से आने के बाद आपने कभी बच्ची अलीशा को कुछ ऐसा बताया कि ये जो टॉपिक है ये इन सब से इतर है, यूनिक है, ऐसा कभी आपने क्लास लगाई है बैठ कर घर पे? हाँ नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, केवल पॉलिटिकल साइंस में थोड़ी सी इसकी रुचि ज़्यादा है, तो मैं इसको हमेशा कहता रहता हूँ कि न्याय और जो समानता है वो जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अपने को कोशिश करनी चाहिए कि समाज में न्याय और समानता की स्थापना हो। समाज में न्याय और समानता की स्थापना हो। सर, मैं समाज से ही थोड़ा प्रश्न ले लेता हूँ। बहुत से पेरेंट ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में। आपको क्या लगता है, दूर से दूर क्षेत्र से वो अपने बच्चों को भेजते हैं लेकिन एक डर उनको सताता है, वो जो डर है उसे किस तरह से निकाला जा सकता है? देखो, डर का ये है कि सबसे पहले तो आप एक अच्छा स्कूल चयन करें, और उसके बाद में स्कूल के जो मैनेजमेंट है या जो भी उनकी अथॉरिटी है उन पर आप पूरा भरोसा रखें। क्यों भी कि मैं ये कहता हूँ कि जितनी बच्चियाँ अपने घरों में सेफ़ नहीं है ना, उससे ज़्यादा स्कूलों में सेफ़ है बच्ची। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी स्कूल में भेज दो चाहे, बस आप ये ध्यान रखो कि भाई बच्चा कब जा रहा है, कौन सी गाड़ी जा रही है, स्कूल से छुट्टी हो गई, कितने समय बाद में गाड़ी घर पहुंचती है, तो बच्चे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बस आप इतना ध्यान रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी बच्चियां हैं, आप एक अध्यापक होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो 8th क्लास में आने के बाद और 10th क्लास में आने के बाद ड्रॉप आउट कर जाती हैं। अक्सर इसके पीछे मकसद क्या रहता है, उद्देश्य उनका क्या रहता है कि भाई कोई तो रीज़न उसके पीछे रहता होगा? सिर्फ और सिर्फ घर और समाज का माहौल होता है जो उनको आगे नहीं पढ़ने देता, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तरफ से उस समाज को कोई संदेश?
देखो, मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि अगर एजुकेशन है तो सब कुछ है। सबसे ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट है वो आप एजुकेशन पे करो। चाहे आप मकान बनाओ या नहीं बनाओ, आपके पास गाड़ी है या नहीं है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन बच्चों की एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही सबसे जो जोर डाला गया वो यही है कि शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है, आप इसे अपनाते चलिए। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कथन भी है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। दोस्तों, ये था संपूर्ण परिवार अलीशा का, पूरा फैमिली से हमने बातचीत की और बातचीत करने के बाद सबसे पहले अलीशा, उसके बाद अलवीरा, फिर अलवीरा और अलीशा के पिताजी से हमने बातचीत की, शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम वो बातें खंगालने का प्रयास किया। अलीशा ने यहाँ तक आने पर, यहाँ तक के सफ़र तक जो जर्नी उसकी रही उसके बारे में पता चला, और उस समुदाय को जो संदेश अलीशा ने दिया है, अलीशा के पिताजी ने दिया है, ये बहुत खासकर है। इस संपूर्ण वीडियो के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा? मुझे लगता है जब भी आप एक नए शिक्षा क्षेत्र में जुड़ते हैं तो नए लोगों से आपका आदान प्रदान होता है, वहाँ से लोगों से जुड़ना होता है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए और देखते रहिए मीडिया प्रोडक्शन न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।